Well, in this video we are going to attempt some multiple choice questions from the chapter electric charge and field. So there are type 1 questions in example or problem NCERT. So this is MCQ of first kind. इस तरह के MCQ क्वेश्चंस में एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट होगी। तो इसमें सवाल कुछ इस तरीके से हमारे पास दिया गया है कि आप देखें कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरीके का है दैट इन फिगर नंबर 1.1 दैट इज़ गिवन ओवर हियर, दिस इज़ फिगर नंबर 1.1, Q2 the charges Q2 and Q3 are along y-axis, ये दोनों y-axis की ओर हैं, and they exert the net electric force in positive x direction। ये जो दोनों ही चार्ज हैं ये Q1 के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। अच्छा, यदि आगे कहता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज जो है Q इज़ एडेड एट x, 0 अलोंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, यदि आप यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स ऑन Q1 किस तरीके से वेरी करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सवाल कुछ किस तरीके का होने वाला है। हम देखिए, ये हमारे पास है चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2 एंड दिस इज चार्ज Q3। नाउ इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाउ इज दिस पॉसिबल। देखिए ज़रा, यदि कल्पना करते हैं कि ये चार्ज सारे ही पॉजिटिव होंगे और ये तो पॉजिटिव है ही है, these two charges are positive. If this charge Q1 is positive, then there will be a repulsive force, this is F1 2, and this will be repulsive force along this direction, that is F1 3, but it is not like that। तो यदि तो जो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होता that might be along negative x-axis, so this is the resultant force, okay, but actually in the problem it is given that आपकी जो resultant force है वो positive x-axis की ओर है। इसका मतलब क्या हुआ कि this charge Q1 is necessarily a negative charge, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज ही होगा। और यदि हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, देखिए इस तरीके से, तो दिस इज़ द फोर्स ऑन चार्ज 1 because of 2 and this is the force on charge 1 because of 3, and the resultant of these two forces will be along positive x-axis। now यदि आप क्या करते हैं, अब इस एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस, यदि आप एक पॉजिटिव चार्ज Q रखते हैं तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है, अब हमें ये इंश्योर हो गया कि जो चार्ज एट Q1 इज़ नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो एक तो रिजल्टेंट फोर्स ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, दूसरा एक और अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा बिटवीन द चार्ज Q एंड माइनस Q1। सो जो नेट फोर्स जो इन दोनों की वजह से जो अब नेट फोर्स जनरेट होगा, दिस फोर्स विल बी मोर and it is along the positive x-axis। so this conclusion can be drawn from here, okay। अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं ऐसा होने के बाद द फोर्स शेल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव x-axis। तो जो फोर्स है आप देखिए यहाँ, फोर्स शेल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव x-axis। ये देखिए, ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट है इसका और इसका, और जो ये फोर्स है ये है फोर्स ड्यू टू Q एंड माइनस Q, और ये फोर्स है इन दोनों का जोड़। दिस मीन्स द नेट रिजल्टेंट फोर्स विल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हेंस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगी। इट शैल डिक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये गलत है। शैल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, वो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन लाइक दिस। Shall increase but the direction changes because of no, so hence the option 1 is correct, right। now we will move ahead with another question। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है कि पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट नियर द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर। आप एक पॉइंट चार्ज को
एक अकेले पड़े कंडक्टिंग स्फीयर के पास लेके आते हैं। आपने ये बताना है कि इस स्टेज में इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे अच्छे तरीके से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पहला केस हमारे पास है कि आपके पास जो ये चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है ना, दिस चार्ज इज़ पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होंगी? पॉजिटिव चार्ज अपने पॉइंट्स से चारों ओर हर डायरेक्शन में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनको इमर्ज करेगा। इट विल इमर्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इट्स ओन पॉइंट। सो व्हाट विल हैपन देन? अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो इस साइड को जनरेट करेगा। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज क्यू से जनरेट होंगी इस फॉर्म में, वो कहाँ आ जाएंगी? वो परपेंडिकुलरली कंडक्टिंग स्फीयर के ईस्ट साइड के ऊपर टर्मिनेट हो जाएंगी। जब इसका ये एंड जो है वो सारा नेगेटिव चार्ज एक एंड पर कलेक्ट हो जाएगा तो ये एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दिस एंड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट दिस एंड विल emerge the electric lines of forces perpendicular to its surface। ये एंड जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्ज करेगा perpendicular to this conducting sphere। so hence this option is seems to be correct for me। मेरे को तो ये लग रहा है कि 1.2 का जो 1 फिगर नंबर 1.2 का फर्स्ट ऑप्शन जो है तो मुझे करेक्ट है। आई एग्री विद दिस। और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें यदि हम देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज रहा, सही बात है, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इमर्ज कर रहा है, ये भी बात सही है। और यहाँ आके ये टर्मिनेट हो रही है, होनी चाहिए, ये भी बात सही है। बट यहाँ देखिए यदि पॉजिटिव जो एंड बनेगा ये, तो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर को जानी चाहिए। हालांकि ये जो एरो हैं वो ये बता रहे हैं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस इनसाइड आ रही हैं, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। थर्ड केस में ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अपनी लाइंस ऑफ फोर्सेस छोड़ेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये वाला पार्ट भी गलत है। और यहाँ जब ये टर्मिनेट करेंगी तो वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस टर्मिनेट होनी चाहिए, ये इस पार्ट से भी गलत है। और यहाँ से यदि इमर्ज हो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। सेम इज़ द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर आई थिंक। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 option A is correct। This is figure number 1। This best represent the situation as it is explained in the question, right? So अब हम चलते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.3। सो ये सवाल ये कहता है कि दिस क्वेश्चन शोज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ये जो सरफेसेस दिए हुए हैं फिगर नंबर 1.3 पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 फिगर्स आपके पास दी हुई हैं। यहाँ रहा पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये रहा पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये रहा पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये रहा पॉजिटिव चार्ज क्यू। सो अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज देयर आर गॉसियन सरफेस ऑफ द डिफरेंट शेप। ये देखिए पहले की जो शेप इस तरीके की है और दूसरे की जो शेप है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तीसरे की भी नियरली सर्कुलर फॉर्म में है, और इसमें जो चार्ज है वो किनारे पर रखा है, इसमें चार्ज बीचों बीच में है, और ये भी कोई एक इर्रेगुलर शेप है, इसमें भी चार्ज जो है वो सेंटर में रखा हुआ है। अब यदि हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ना वो होती है ई वेक्टर डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। तो जहाँ तक फ्लक्स की बात है सभी में चार्ज, फिगर नंबर 1 में भी चार्ज क्यू है, फिगर नंबर 2 में भी नेट चार्ज क्यू है, फिगर नंबर 3 में भी नेट चार्ज क्यू है, फिगर नंबर 4 में भी नेट चार्ज क्यू है। सो नेट चार्ज इन ऑल द केसेस इज सेम। एप्सिलॉन 0 is a constant। this means this ratio is same for all the 4 figures। तो ये जो रेशो है वो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब जो फ्लक्स है वो सेम रहेगी इन ऑल द फिगर्स। अगली बात यह है कि इन सभी के किनारे जो गॉसियन सरफेस हैं उनकी शेप जो है वो अलग अलग है। So flux through the closed surface is independent of the shape of the Gaussian surface। It only depends upon the charge enclosed by that surface। So I can say the option D is correct। Option D says is same for all the figures। So electric flux will be same for all the figures। Okay। So now we will move for question number 1.4।
अब हम क्वेश्चन नंबर 1.4 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए इसमें 5 चार्जेस हैं. We have 5 charges and these charges are Q1, Q2, Q3, Q4 and Q5. इनको ज़रा ध्यान दें आप. इसमें जो Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, Q4 यहाँ है और Q5 यहाँ है. आगे सवाल किया गया है कि Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 एट देयर पोजीशन है शोन इन फिगर नंबर 1.4. इस तरीके से यहाँ बताया हुआ. दिस इज फिगर 1.4. द गॉस लॉ इज गिवन बाय. तो हमारे पास जो गॉस लॉ है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. दिस लॉ इज ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन ज़ीरो. राइट. सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन ज़ीरो. अब हमें ये बताना है कि जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला जो चार्ज है वो किस तरीके से वर्क करता है एक्सप्रेशन में. सवाल किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1, Q5, Q3 while on the right hand side will have the contribution for Q2 and Q4. तो जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये बात तो सही है क्योंकि जो ये वाला जो चार्ज होता है ये चार्ज होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस. चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस. दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस. और इसमें जो चार्ज आता है दिस चार्ज इज इंक्लूडेड. आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है. Your diagram is of this kind. So your diagram is of this kind. So here is the shape. This is charge Q1 and this is charge Q5 and this is charge Q3 and this is charge Q2 and this is charge Q4. तो यदि आप इसमें गॉस लॉ लगाते हैं तो इसमें यदि आप लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस E डॉट डी एस, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस एज वेल एज सराउंड चार्जेस, राइट, फ्रॉम ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ओवर हियर. बट जो नेट चार्ज होगा वो उसमें सिर्फ Q2 और Q4 ही कंट्रीब्यूट करेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर हैं. ओके. अब हमें यही ऑप्शन यहाँ तलाशनी है. देखिए E ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द चार्जेस. सो दिस इज करेक्ट. While on the right hand side will have the contribution from Q2 and Q4 only. So option B is correct. So हम यहाँ लिख सकते हैं hence option B is correct. So you have B as a correct option. So now we will move ahead for another question. So our next question is question number 1.5. So in question number 1.5 shows electric field lines in which electric dipole is placed as shown in figure. आप यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हैं. फिगर नंबर 1.5 को गौर से देखिए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा डेंस हैं और जो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो थोड़ा इनकी इंटेंसिटी कम है. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेगेटिव चार्ज इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉजिटिव चार्ज. सो आपसे सवाल क्या पूछा इसको पढ़ना पड़ेगा पहले. फिगर नंबर 1 शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल P इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहले आपसे पूछा गया आप ये बताइए डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. डाइपोल कोई फोर्स नहीं फील करेगा, नंबर 1. दूसरी बार आपसे पूछा गया डाइपोल, अच्छा पहले इसको चर्चा कर लेते हैं. डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. सो फोर्स ऑन द डाइपोल जो होगा ये देखिए क्या होगा. यदि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हैं तो आपको यहाँ से ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव एंड है और जो ये वाला एंड है वो नेगेटिव एंड है. दिस एंड इज नेगेटिव एंड बिकॉज द लाइंस ऑफ फोर्सेस आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू
positive plate to the negative plate, but this field is non-uniform. सो इस एंड के पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉजिटिव एंड विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. सो नाउ सी हियर, जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेगेटिव चार्ज. सो आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर, सो आई कैन से force on the negative charge is greater than force on the positive charge. क्यों? क्योंकि फार्मूला तो यही रहेगा, F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई. तो यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉजिटिव चार्ज इज लेस, राइट. दिस मीन्स दैट फील्ड फोर्स एट पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन द फोर्स एट द नेगेटिव चार्ज. सो द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. तो ये वाली ऑप्शन तो आपकी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर नहीं हैं, इसलिए जो डाइपोल है वो नेट फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट. सो देन वी विल मूव अहेड. द डाइपोल विल एक्सपीरियंस द फोर्स टुवर्ड राइट. अब जो डाइपोल जो है वो फोर्स टुवर्ड राइट फील करेगा. ये देखिए ज़रा, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव प्लेट है, तो एक फोर्स इधर को लगेगा. यू कैन सी हेयर, नेगेटिव जो चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव प्लेट फोर्स लगाएगी इधर की ओर. तो F जो माइनस क्यू इधर की ओर लगेगा, और F जो प्लस क्यू है वो इधर की ओर लगेगा. अब यदि फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड द लेफ्ट साइड. So the dipole will experience the force towards left. So this is the correct option. ये सीधा सीधा साफ साफ दिखता है. Okay, so I think you understand the solution of the problem. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6 के ऊपर. A point charge plus Q is placed at a distance d from the isolated conducting plane. आपके पास एक conducting plane है. Conducting plane is of this kind. So you have a conducting plane of this kind. इसमें क्या एक point charge P is placed at a distance d from the isolated conducting plane. मान लो आप यहाँ कोई एक point charge P रख देते हैं. So it is at a certain distance d. This is the point P. Here you substitute some charge over there. कहा गया है कि the field at point P on the other side. इसके परे यदि आप कोई एक point consider करें, तो उसमें जो फील्ड है वो कैसे होगा. दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस. यहाँ पूछा है कि इस पॉइंट के ऊपर फिर फील्ड कैसा होगा, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. एक बार फिर से सवाल पढ़ते हैं. ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी. दिस इज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन. ये बात क्लियर हो गई. द फील्ड एट पॉइंट पी, उतने दूरी के ऊपर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, यहाँ फील्ड किस तरीके की ओर पॉइंट करेगा. ओके, तो ऑप्शंस हमारे पास कुछ दी हुई हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हैं. हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टुवर्ड्स द प्लेन. Directed radially away from the point charge and directed radially towards the point charge, right? So देखिए इसमें क्या है कि यदि मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज इधर रखा और ये जो आपका प्लेन है वो कंडक्टिंग प्लेन है. दिस प्लेन इज ए कंडक्टिंग प्लेन. सो इफ दिस प्लेन इज कंडक्टिंग प्लेन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो शीट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा. अपर एंड विल बिकम नेगेटिव, right, because of the presence of this positive charge. What will happen then? Lower end will become positive, right? The lower end of the conducting plane will become positive. What will happen then? This positive charge plane sheet will emerge the electric lines of forces perpendicular to its surface. वो electric lines of forces छोड़ेगा perpendicular to its surface.
So you can choose now your answer. So that is, I think it's the first option. It seems to be correct for me. Directed perpendicular to the plane, directed perpendicular to the plane, and away from the plane. Arrow shows that it is away from the plane. So hence option A is correct. Hence option A is correct. This is a right answer of the question. And now we will move ahead. Our next question is 1.7. This question is 1.7. A hemisphere is uniformly charged positively. आपने एक हेमिस्फेयर को यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है. आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी. आपके पास एक हेमिस्फेयर है इस तरीके का, और इसको आपने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है. यू हैव चार्ज इट यूनिफॉर्मली. सो पॉजिटिवली चार्ज आपने इसको ऐसे किया हुआ है. सवाल आपसे ये कहा गया है कि आप यदि डायमीटर के ऊपर यदि कोई चार्ज रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसे होने वाली है. आप गौर से देखें. पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक लाइंस ऑफ फोर्सेस छोड़ेगा. तो वो जिस भी पॉइंट से छोड़ेगा उसका डायरेक्शन ज़रा देखना कैसा होने वाला है. इस तरीके से होगा, और परपेंडिकुलर टू सरफेस ये इस तरीके से होगा, 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 और यहाँ वाली ऐसे हो जाएंगी. इधर भी क्या होगा, ऐसे होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी. अब आप क्या करेंगे, इसके दोनों ही एंड से लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी एंड दे विल कैंसल आउट द रिजल्टेंट इफेक्ट एंड दे विल हैव द कंपोनेंट ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन. जैसे जो ऊपर वाले कंपोनेंट होंगे परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, दे विल ओनली सर्वाइव. रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट विल कैंसल आउट. यदि आप इसको रिजॉल्व करेंगे ना किसी पॉइंट से, देखिए आप जब किसी भी एरो को रिजॉल्व करेंगे ना तो उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, आई मीन सम क्वांटिटी ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा ए साइन थीटा. तो जब आप इसको ऑपोजिट एंड को आप रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोई ए कॉस थीटा और यहाँ आएगा कोई ए साइन थीटा. तो ये एरोज जो हम इस तरीके से रिजॉल्व होंगे, ऑपोजिट एंड को ये कैंसल आउट कर देंगे. ओके, एंड यू विल हैव ओनली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. राइट. सो द राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, अब आप इसका अंदाज़ा खुद लगाएं. इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द डायमीटर. इस साफ साफ इसका आंसर है कि ये डायमीटर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सिर्फ सर्वाइव करेगा. So with this I am going to close this video because of the type 1 multiple choice questions को हमने solve कर दिया है. Thank you very much.